हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइगेशन के बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना लाइगेशन के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी के दुनिया में भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है, पर असली काम कौन करता है? जोड़ने वाला एंजाइम। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाना हो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि डीएनए को काटना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसको जोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मॉलिक्यूलर ग्लू यानी जोड़ने वाला एंजाइम क्या होता है? डीएनए लाइगेज। और इसी जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लाइगेशन। तो चलिए मॉलिक्यूलर लेवल पे इसको जानते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लाइगेशन एक ऐसा क्रूशियल स्टेप है जहां हम फॉरेन डीएनए के फ्रैगमेंट, जिस डीएनए को हम लोगों को बढ़ाना है या जिससे प्रोडक्ट बना है, यानी हमारे इंसर्ट को क्या करते हैं? एक वेक्टर के डीएनए से जोड़ देते हैं। वेक्टर प्लाज्मिड हो सकता है, फेज हो सकता है, कॉस्मिड कुछ भी हो सकता है। तो इस जोड़ने के काम को कौन करता है? इसी को अंजाम देता है हमारा एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो लाइगेशन क्या है? किसी भी फॉरेन डीएनए को अपने प्लाज्मिड से, कोई भी वेक्टर हो उससे जोड़ना। जोड़ने में कौन काम आएगा? डीएनए लाइगेज। और ये किससे जोड़ता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग से। जो काफी मजबूत बॉन्ड होता है, एक बार जुड़ जाए तो उसको तोड़ना काफी मुश्किल है। तो स्टूडेंट, बिना लाइगेशन के डीएनए को काटना बिल्कुल बायोलॉजिकली यूजलेस है। जैसे कोई टेलर अगर कोई कपड़ा काट दे तो उसको जोड़ना आता है। अगर आप कोई कपड़ा काट दे फिर जोड़े तो वो सही से कपड़ा से जोड़ तो देंगे, लेकिन सही डिजाइन नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है? डीएनए लाइगेस यानी लाइगेशन का प्रोसेस। तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन से सवाल आता है तो ध्यान रखिए, लाइगेशन क्या करता है? दो डीएनए फ्रैगमेंट्स के बीच को जोड़ता है। ये जोड़ किससे जोड़ता है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लाइगेशन जो एंजाइम है वो दो डीएनए को कैसे जोड़ता है। तो वो कैसे जोड़ता है? उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। किसके बीच में? ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड और 5' फॉस्फेट ग्रुप ऑफ अदर न्यूक्लियोटाइड। तो लाइगेशन का काम क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना। तो एमसीक्यू में ये सवाल बार बार आता है कि डीएनए लाइगेस क्या काम करता है? डीएनए को जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है? दोनों के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। कभी सवाल को कठिन करने के लिए ये भी पूछ देता कि किन दो ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इसको याद रखना है, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का और 5' फॉस्फेट ग्रुप अदर न्यूक्लियोटाइड का, इनके बीच में कोवैलेंट लिंकेज बनता है। इसी से मजबूती से जुड़ता है। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रिपरेशन एंड डाइजेशन। तो सबसे पहले प्लाज्मिड, ये हमारा प्लाज्मिड है और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं ताकि दोनों में एक जैसा क्या बने? स्टिकी एंड बने। तो पहले लाइगेशन का पहला स्टेप किया है प्रिपरेशन एंड डाइजेशन। दूसरा क्या होता है? लाइगेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या करते हैं? फिर डीएनए लाइगेस आता है, जो किसके मदद से? एटीपी के मदद से। एटीपी का यूज करके प्लाज्मिड के या जो भी वेक्टर है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करता है? उसको जोड़ता है। इसको क्या कहते हैं? एनिलिंग भी कहते हैं। यहाँ लिखा है एनिलिंग ऑफ स्टिकी एंड्स। तो इसके जोड़ने को एनिलिंग भी करते हैं। अगर इसको बड़ा जूम इन करके देखे तो यहाँ आपको दिख जाएगा डीएनए लाइगेस क्या कर रहा है? एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। किसके किसके बीच? एक 3' हाइड्रोक्सिल और 5' फॉस्फेट ग्रुप के बीच ये क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या दिखता है? कि एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसमें हम लोग का जो इंटरेस्ट वाला जीन है अब वो क्या हो चुका है? उसमें जुड़ चुका है। तो स्टूडेंट, जो डीएनए लाइगेस होता है इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था? मॉलिक्यूलर सीजर था, वो काटने का काम करता था। ये चिपकाने का काम करता है, गोंद जैसा है। तो आपने कभी सोचा है क्या एक गोंद से सब कुछ जुड़ जाता है?
अगर आपको पेपर को जोड़ना हो तो उसके लिए अलग गोंद है, प्लास्टिक को जोड़ना हो तो उसके लिए अलग गोंद होता है। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में दो बड़े ग्लू होते हैं, एक का नाम है T4 डीएनए लाइगेस और दूसरा क्या है, ई कोलाई डीएनए लाइगेस। तो दोनों का काम तो जोड़ना ही है, पर इसमें एक अंतर होता है, एक नहीं दो अंतर होता है। सबसे पहले ये किसको जोड़ता है, ये स्पेसिफिक होता है कि या तो ये ब्लंट एंड वाले को जोड़ता है या स्टिकी एंड वालों को। और दूसरा क्या होता है, इसका एनर्जी सोर्स, या तो एटीपी यूज करता है या एनएडी प्लस यूज करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में दोनों का यूज होता है। तो पहले एक एक को देखते हैं। तो पहला क्या है, T4 डीएनए लाइगेस। तो जो T4 डीएनए लाइगेस है वो कहाँ से मिलता है, बैक्टीरियोफेज T4 से मिलता है। और जो दूसरा है, नाम से ही पता चल रहा है, ई कोलाई, तो ये एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला जा सकता है। इन सब का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लिखा है, इनका कोफैक्टर। तो ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम में क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं। और जो कोफैक्टर है वो यहाँ क्या है, एक ऊर्जा का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि एक नया बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो पहले T4 डीएनए लाइगेस की बात करें तो इसमें एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी है। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, इसको याद रखना है कि ये क्या करता है, T4 डीएनए लाइगेस ये स्टिकी और ब्लंट एंड दोनों के लिए काम आ सकता है। दोनों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, दोनों को जोड़ सकता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका ब्रॉड सब्सटेंस रेंज, तो इसको क्लोनिंग का सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोनिंग के लिए सबसे अच्छा डीएनए लाइगेस कौन है, तो ये बैक्टीरियोफेज T4 डीएनए लाइगेस होगा, क्योंकि ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड दोनों को बहुत अच्छे से जोड़ सकता है। और इसके लिए किसका जरूरत होता है, एटीपी का। अगर दूसरी तरफ ई कोलाई डीएनए लाइगेस का बात किया जाए तो इसका कोफैक्टर क्या है, एनएडी प्लस है। और ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए CU2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है ई कोलाई डीएनए लाइगेस का कोफैक्टर क्या है। तो याद रखना है एनएडी प्लस है और T4 का क्या है, एटीपी है। तो ये मोस्टली किसके लिए काम करता है, ई कोलाई डीएनए लाइगेस, ये सिर्फ स्टिकी एंड्स के लिए हो सकता है। स्टिकी एंड को कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, इसका एफिशिएंसी भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, कम एफिशिएंट होता है। तो जनरली क्लोनिंग के लिए पहला चॉइस क्या है, T4 डीएनए लाइगेस। अगर T4 डीएनए लाइगेस नहीं है तो ई कोलाई डीएनए लाइगेस को यूज करेंगे। वो भी कब, जब हमारे पास स्टिकी एंड हो। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके पास स्टिकी एंड और ब्लंट एंड दोनों है, तब क्या यूज करेंगे, तब T4 डीएनए लाइगेस फर्स्ट चॉइस है। अगर नहीं है, बस टिकी एंडी मिल रहा है और ये एंजाइम भी अवेलेबल नहीं है, तब हम लोग ई कोलाई डीएनए लाइगेस का यूज करते हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो जब डीएनए में नीक होता है तो क्या होता है, एटीपी सबसे पहले आता है। एटीपी किस में टूट जाता है, एएमपी और फॉस्फेट में। और ये क्या बनाता है, यहाँ जो गैप दिख रहा है नीक है, इसको सील करता है। सील हो गया नीक, कैसे सील हुआ, उनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दिया। ई कोलाई में ये काम कौन करता है, एनएडी प्लस करता है। अब बदले में क्या बनता है, एनएमएन और एएमपी बनता है। तो और ये किसको जोड़ता है, यहाँ भी निक था और इसको निक सील कर दिया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के। तो दोनों का काम एक ही जैसा है, लेकिन ये किसके लिए है, स्टिकी एंड के लिए। और ये स्टिकी और ब्लंट दोनों को कर सकता है। तो सिंपल लॉजिक यही है, अगर ब्लंट एंड हो तो कौन सा आपको यूज करना है, हमेशा याद रखिए T4, क्योंकि ई कोलाई सिर्फ स्टिकी एंड के लिए ही काम करेगा। तो स्टूडेंट, ये जो लाइगेशन का पूरा प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में होता है। इसके 3 स्टेप होते हैं, बहुत ही आसान स्टेप है। तो सबसे पहला क्या होता है, जो एंजाइम है डीएनए लाइगेस, ये क्या करता है, खुद को एक्टिवेट करता है। खुद को एक्टिवेट कैसे करता है, ये जो एंजाइम है डीएनए लाइगेस, ये किससे जुड़ता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करता है। इसमें एटीपी से एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या हो जाता है, निकल कर एंजाइम के लाइसिन रेसिड्यू से जुड़ जाता है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ कौन था, एटीपी था और डीएनए लाइगेस था। ये दोनों क्या किए, एक दूसरे से, एटीपी था डीएनए लाइगेस था, रिएक्ट किए और एएमपी क्या हुआ,
एंजाइम से जुड़ गया और जुड़ के क्या बनाता है, लाइगेस एएमपी कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम याद रखना है कि सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए लाइगेस। इसमें क्या होता है, लाइगेस एंजाइम किससे जुड़ जाता है, एएमपी से जुड़ता है। तो ये जो लाइगेस एएमपी कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारा क्या है, एक्टिव इंटरमीडिएट बनता है, जो डीएनए को जोड़ने के लिए अब तैयार है। डायरेक्ट जो एंजाइम है ये किसी काम का नहीं, काम का कब होगा, जब इसको एक एएमपी से जोड़ दिया जाता है। अब इसके पास क्या है, अपना एनर्जी है और उस एनर्जी से क्या करेगा, ये जोड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए एंड। ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप एंजाइम में जुड़ा है, ये अपना एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है, डीएनए के 5 प्राइम फॉस्फेट को। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डीएनए का एक फॉस्फेट है, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस एएमपी के फॉस्फेट से। और यहाँ आप देख सकते हैं क्या बना है, डीएनए एएमपी एक्टिवेटेड, 5 प्राइम एंड पे डीएनए और एएमपी इंटरमीडिएट बन गया है। तो इसमें अब कौन जुड़ा है, पहले कौन जुड़ा, एंजाइम जुड़ा था एएमपी के साथ। अब एंजाइम निकल गया और एएमपी किसके साथ जुड़ गया, जो डीएनए में हम लोगों को जोड़ना था उसके 5 प्राइम एंड से जुड़ गया। बहुत आसान है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 5 प्राइम डीएनए एडिनाइलेट भी इसको कहा जाता है। जो ये डीएनए एएमपी इंटरमीडिएट है इसको 5 प्राइम डीएनए एडिनाइलेट भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, एंजाइम एएमपी से जुड़ा, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, वही एएमपी कहाँ ट्रांसफर हो गया, डीएनए के 5 प्राइम एस पे। तो अब हमारा डीएनए क्या है, चार्ज हो गया है, इसमें ऊर्जा आ चुका है। और फिर वो रिएक्शन करने के लिए क्या है, ये बहुत रिएक्टिव हो जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, बहुत रिएक्टिव है, ये तुरंत किसी और से जुड़ना चाहता है। तो फाइनल स्टेप में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। अब क्या होता है, फाइनल स्टेप में क्या होता है, जो दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट है उसका कौन सा एंड खाली रहता है, 3 प्राइम ओएच ग्रुप खाली रहता है। तो ये जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप खाली रहता है ये क्या करता है, ये उस 5 प्राइम एक्टिवेटेड फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करता है। जैसे यहाँ मान लीजिए एक डीएनए है, इसका 3 प्राइम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा। अटैक करता है तो क्या होता है, सबसे पहले एएमपी रिलीज हो जाता है और अटैक करने से क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और डीएनए क्या हो गया, सील हो गया। इसको कौन सा अटैक कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, तो इसमें कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इस वजह से एएमपी वहां से चला जाता है और क्या हो जाता है, ये जुड़ा जाता है। अब इनके बीच क्या बन गया है, एक मजबूत फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन चुका है। और अब एंजाइम फ्री है और नया एटीपी साथ अगले रिएक्शन के लिए तैयार है। इस प्रोसेस का पूरा रिजल्ट क्या है, एक स्टेबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। तो स्टूडेंट ये बॉन्ड इतना स्टेबल है कि अब ये डीएनए किसी भी होस्ट सेल में बिना टूटे आसानी से रिप्लिकेट कर सकता है, ट्रांसक्राइब कर सकता है, जो भी करना हो ये करेगा और कभी टूटेगा नहीं। स्टूडेंट अगला हम लोग देखेंगे लाइगेशन कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्टिकी या कोहेसिव एंड लाइगेशन। तो स्टिकी या कोहेसिव एंड लाइगेशन क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी के लैब में सबसे आसान तरीका है डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का। जो डीएनए फ्रैगमेंट क्या होते हैं, आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं या ओवरहैंग्स होते हैं, पार्ट उनका निकला रहता है जो दूसरे डीएनए फ्रैगमेंट का कंप्लीमेंट्री होता है, तो वो एक दूसरे की तरफ एकदम मैग्नेट्स की तरह, चुंबक की तरह अट्रैक्ट होके पास चले आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टिकी एंड लाइगेशन तभी होता है जब हम वेक्टर और इंसर्ट दोनों को क्या करें, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे। तो जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट है वो क्या होता है, सेम होता है। तो जब सेम काटेगा तो क्या होगा, ओवरहैंगिंग सिंगल स्टैंड एंड्स क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस तो दोनों जगह सेम होगा। तो जब काटेंगे तो एक ही तरह के ओवरहैंग्स हम लोग को मिलेंगे। तो जब इसके बाद क्या होता है कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये कंप्लीमेंट्री बेस नेचुरली हम लोग किसी
ट्यूब में डाल दे तो ये अपने पास पास नेचुरली आ जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एकदम कम्प्लीमेंट्री। और आके क्या करते हैं, अपने बीच क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। और ये बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन कोवैलेंट होता है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे के पास आएंगे तो ये नेचुरली जुड़ के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। इससे एक फायदा क्या होता है, ये एक दूसरे को सही तरह से अलाइन करते हैं, एक साथ में आ जाते हैं। लेकिन दोनों फ्रैगमेंट को सही तरीके से अभी तक जुड़ा नहीं है, ये टेम्पोररी होता है क्योंकि ये नॉन कोवैलेंट है। अब आता है हम लोग का एंजाइम, कौन सा, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज क्या करता है, जब ये पास आ जाते हैं तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हटा देता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है और परमानेंटली इनको क्या कर देता है, सील कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इनके तीन बड़े रीज़न है। सबसे पहला क्या है, हाईली एफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लाइगेशन बहुत फास्ट और इजी हो जाता है। इसके लिए बहुत कम एंजाइम यूज करना पड़ता है क्योंकि फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, पहले से ही एक दूसरे के सामने अलाइन हो जाते हैं, इसके लिए कम एंजाइम में भी काम चल जाता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इसका क्या एडवांटेज है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्शनल क्लोनिंग। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों ऐसा है कि दो अलग एंजाइम यूज करके हम इंसर्ट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ है तो ये हमेशा कहाँ जा रहा है, एक तरफ है, इसका एक डायरेक्शन फिक्स है। ये नहीं है कि ये उल्टा यहाँ चिपक जाएगा। तो इससे क्या होता है, सही डायरेक्शन पे कट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ई कोराई का वेक्टर और ई कोराई का इंसर्ट दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। स्टूडेंट, अगला क्या है, ब्लंटेड लाइगेशन। अब ना तो हमारे पास स्टिकी एंड है, ना वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिपकेंगे। तो इस सिचुएशन में इसको कैसे किया जाता है, तो ब्लंटेड लाइगेशन तब होता है जब डीएनए फ्रैगमेंट्स के पास क्या हो, कोई ओवरलैप्स ना हो, एकदम प्लेन कट हो दोनों तरफ से, यानी दोनों स्टैंड बराबर लेंथ पर कटे हुए हो। इनको क्या कहते हैं, फ्लैट एंड्स कहते हैं। तो इनको क्या करता है, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ज्वाइन कराता है। क्योंकि यहाँ बेस पेयरिंग का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए फ्रैगमेंट को क्या करना होगा, एक दूसरे के पास लाना है और सही अलाइनमेंट में रखना है। तो एंजाइम के लिए थोड़ा क्या काम होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली तो कोई बेस पेयर ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ये लेस एफिशिएंट माना जाता है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण है, क्यों है, क्योंकि फ्रैगमेंट आपस में नेचुरली नहीं पास आते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाई डीएनए कंसंट्रेशन लेना होगा कि बहुत ज़्यादा डीएनए हो तो वो आपस में रिएक्ट करना आसान हो जाता है। अगर आपस पास में आ जाते तो आसानी से एंजाइम जोड़ता, तो आप पास नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा एंजाइम का यूज़ करेंगे कि एंजाइम जगह जगह जाके इन दूसरे को पकड़ पकड़ के जोड़े। और क्या चाहिए होता है, लॉन्गर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का क्या मतलब है, इसको बहुत देर तक छोड़ना होगा कि ये लोग पास आए या एंजाइम पकड़ के लाए, फिर इसको जोड़ा जाए। अगर इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखें तो इनिशियल स्टेट में क्या होता है, हमारे पास क्या है, दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है जिसमें पी और ओ एच एकदम क्या है, फ्लैट है, कोई ओवरहैंग नहीं है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एंजाइम आता है, T4 डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है, आता है क्योंकि आपको पता है ई कोलाई लाइगेज सिर्फ स्टिकी एंड को। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्लंट एंड को जोड़ने के लिए किस लाइगेज का यूज किया जाता है, तो इसको नोट करके रखिएगा। तो T4 डीएनए लाइगेज आता है, एटीपी के मदद से क्या करता है, लाइगेज एएमपी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसा हम लोग मैकेनिज्म में देखे थे। फिर क्या करता है, यहाँ एंजाइम को थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ताकि दोनों एंड्स को पास लाकर क्या कराया जा सके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया जा सकता है। और फाइनली जब पास आके ये दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, एएमपी निकल जाता है और एंजाइम भी रिलीज होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये इतना मुश्किल है तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, तो पहला जवाब है, हमारे वेक्टर या इंसर्ट में कोई सूटेबल अगर रेस्ट्रिक्शन साइट ना हो। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन साइट मिलता ही नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, सब में रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं भी मिलता है। तो इसके लिए यूज़ करता है जहाँ हमको सही रेस्ट्रिक्शन साइट ना मिले। दूसरा क्या होता है, पीसीआर के प्रोडक्ट्स को क्लोन करना। पीसीआर से जो डीएनए बनता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखना वो कैसे बनते हैं, ब्लंट एंड वाले बनते हैं। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, आके जाके आपको और पता चलेगा। तो पीसीआर से हमेशा ब्लंट एंड वाले बनते हैं। तो इसलिए वहां से अगर पीसीआर प्रोडक्ट का हम लोगों को उसमें डीएनए डालना है या जोड़ना है, तो उस केस में हम लोग ब्लंट एंड लाइगेशन करते हैं। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में, जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ब्लंट होते हैं, और जो वेक्टर होता है वो स्टिकी एंड होता है। मतलब दोनों एक जैसे नहीं होते। तो तब हम उन्हें दो अलग तरीकों से जोड़ते हैं। उसमें क्या क्या आता है, एक आता है एडाप्टर मेडिएटेड लाइगेशन, और दूसरा आता है लिंकर मेडिएटेड लाइगेशन। तो इसको याद रखना है, जब हमारा डीएनए ब्लंट एंड हो और हमारा वेक्टर स्टिकी एंड हो, तब उनको कैसे जोड़ा जाए। तो आज हम इस में देखेंगे कि कैसे ये छोटी सी एक सिंथेटिक सीक्वेंस इनमें ऐड किया जाता है जो लाइगेशन को पॉसिबल बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडाप्टर्स की। एडाप्टर्स क्या होते हैं, ये छोटे सिंथेटिक मतलब लैब में बनाए जाने वाले कुछ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जिसमें पहले से ही एक क्या जुड़ा रहता है, एक स्टिकी एंड जुड़ा रहता है। तो जब स्टिकी एंड इसमें मौजूद है, तो हम इसको क्या करते हैं, एडाप्टर के जैसा यूज करते हैं। तो हम इन एडाप्टर्स को अपने ब्लंट एंड डीएनए फ्रैगमेंट से क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं। इससे हमारा ब्लंट डीएनए क्या हो जाएगा, स्टिकी एंड में बदल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में एक ब्लंट एंड डीएनए फ्रैगमेंट है। इसको हम लोग किससे जोड़ रहे हैं, एक वाई शेप एडाप्टर से। अब अगर वाई शेप एडाप्टर से जोड़ दिए, तो अब जो यहाँ ब्लंट एंड था, अब ये कैसा बन गया, स्टिकी एंड, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ओवरहैंग स्टिकी एरिया होता है। तो जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो ये एडाप्टर है इसका शेप कैसा है, वाई शेप है। तो इन्हें ऐसा क्यों डिजाइन किया जाता है, ताकि डीएनए आपस में ही ना जुड़ सके। ये सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। अगर ये वाई शेप ऐसा ना हो, तो ये आपस में ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये पीसीआर और सीक्वेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं दूसरे का, किसका क्या नाम है, लिंकर मेडिएटेड लाइगेशन। लिंकर्स थोड़े अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट डबल डीएनए सीक्वेंस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लंट एंड पर लाइगेट कराते हैं। तो लाइगेशन के बाद क्या होता है, हम इन्हें फिर से उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं, ताकि कोएसिव एंड जनरस हो सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, एक डीएनए फ्रैगमेंट है जिसमें ओवरहैंग है। अब इसमें एक क्या जोड़ दिए, लिंकर जोड़ दिए, जिसमें एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो अब इससे क्या होगा, जो हमारा डीएनए था वो क्या हो गया, इस लिंकर से जुड़ गया। अब इस लिंकर पे क्या है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, अब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, तो इसमें भी क्या बन जाएंगे, स्टिकी एंड बन सकते हैं। तो इनका एडवांटेज क्या है, तो लिंकर्स क्या करता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपनी मर्जी से रेस्ट्रिक्शन साइट डीएनए फ्रेम के दोनों एंड्स पर लगा सके। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, अगर एडाप्टर्स की बात करें, तो एडाप्टर्स में क्या हुआ, इसका एकदम एंड क्या था, ब्लंट था, और यहाँ क्या जोड़ दिए, वाई शेप्ड एडाप्टर जुड़ा है। और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको पीसीआर में एम्पलीफाई कर सकते हैं और कई सारे बना सकते हैं। लिंकर में क्या हुआ, जो हमारा था वो ब्लंट फ्रैगमेंट लिंकर लगा, फिर एंजाइम से कटिंग हुआ, कटिंग होने के बाद जो फ्रैगमेंट यहाँ क्या बना दिए, यहाँ ब्लंट एंड बना दिए। पहले यहाँ ब्लंट एंड नहीं था, इसको क्या किए, लिंकर से जोड़ के इसको क्या कर दिए, ब्लंट एंड बना दिया गया। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं हम लोग, काट के इसको अपने मर्जी से स्टिकी एंड बना रहे हैं। क्योंकि इसका जो स्टिकी एंड था वो सही से अटैच नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटा हो। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है, तब क्या करते हैं, लिंकर मेडिएटेड लाइगेशन करते हैं। तो यहाँ तो साफ समझ में आ गया कि यहाँ स्टिकी एंड नहीं है, तो एडाप्टर लगा के स्टिकी एंड बनाया जाता है।
यहाँ क्या है, यहाँ तो स्टिकी एंड है, लेकिन वो दूसरे स्टिकी एंड से अटैच नहीं होगा, तो इसके लिए पहले लिंकर लगाया गया, लिंकर से ब्लंट बनाया गया, और इसमें क्या हुआ, इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो इसको हम अपने मर्जी वाले एंजाइम से कटवा लेंगे, तो उनका और जिसको जोड़ना है दोनों का स्टिकी एंड एक जैसा होगा, तो आसानी से ये जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो लाइगेशन प्रोसेस होता है, ये कई चीज़ों से इफेक्ट करता है। जब हम लोग लैब में बनाते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला क्या ध्यान रखना होता है, टेम्परेचर का। तो डीएनए T4 लाइगेस का बात करें तो ये सबसे बेस्ट काम काम करता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे सही काम करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, उससे ये एंजाइम तो टेम्परेचर बेस्ड होता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टिकी एंड्स की एनिलिंग अनस्टेबल हो जाती है। फिर अगर टाइम की बात करें तो लाइगेशन में जल्दीबाजी नहीं चलता है, इसे थोड़ा वक्त देना होता है। तो जब थोड़ा समय देंगे तो क्या होगा, फ्रैगमेंट आपस में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है बफर और पीएच। तो बफर में का हमेशा क्या जरूरत होता है, मैग्नीशियम आयन का जरूरत होता है, इसको नोट करके रखिएगा, मैग्नीशियम आयन। और एक डीटीटी रिएजेंट होता है, इसका भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ताकि एंजाइम अपनी फुल पावर पे काम कर सके। अगला बात करें तो वेक्टर की बात करें कि इंसर्ट वेक्टर रेशियो क्या होता है। यहाँ एक चीज लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑप्टिमल रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए, वेक्टर रेशियो 3:1 होनी चाहिए, यानी वेक्टर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा इंसर्ट होना चाहिए। तो जैसे आपको कोई डीएनए डालना हो, तो अगर एक डीएनए है तो उसके साथ वेक्टर कितना होना चाहिए, 3 गुना वेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए कोई प्लाज्मिड है, तो 3 प्लाज्मिड होना चाहिए, अगर इंसर्ट एक है। तो ऐसे अगर 1000 आपके पास इंसर्ट है, तो 3000 क्या होने चाहिए, वेक्टर्स होने चाहिए। तो ये इसी रेशियो पे काम करता है। अगर टाइप ऑफ एंड्स की बात किया जाए, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि स्टिकी एंड हमेशा ज़्यादा अच्छे से जुड़ता है ब्लंट एंड्स के मुकाबले, और तेजी से भी जुड़ सकता है। टेम्परेचर का तो बात कर ही लिए हैं। अगला क्या है, एटीपी कंसंट्रेशन। तो बिना एटीपी के लाइगेस को गाड़ी ही नहीं चलेगा, इसका एनर्जी में ही मिलेगा, तो एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ा इसमें प्रॉब्लम आता है, और भी ज़्यादा है तो प्यूरिटी ऑफ डीएनए, तो ज़्यादा प्योर होगा तो ज़्यादा अच्छे से जुड़ेगा, कम कंटामिनेस होगा तो लाइगेशन कम होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वेक्टर सेल्फ लाइगेशन का। तो क्या होता है, कभी कभी वेक्टर हमारी इंसर्ट के साथ जुड़ने की जगह खुद ही वापस जुड़कर सर्कुलर हो जाता है, इससे हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन क्या निकाला गया है, डी फॉस्फोराइलेशन। डी फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, एल्केलाइन फॉस्फेट। इसका उदाहरण है सीआईपी और एसएपी। इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एल्केलाइन फॉस्फेट को याद रखना है कि ये किसके लिए जरूरी है, सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए, कि वेक्टर्स आपस में खुद ही ना जोड़ जाए। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, वेक्टर का 5' फॉस्फेट ग्रुप को काट के निकाल देता है। तो जब निकाल देता है, अब बिना फॉस्फेट के वेक्टर खुद से नहीं जुड़ सकता। तो लाइगेशन तभी होगा जब हमारा इंसर्ट अपना फॉस्फेट लेकर आएगा और वेक्टर को कंप्लीट करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। सेल्फ लाइगेशन जोड़ने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, एल्केनाइन फॉस्फेट। क्यों करते हैं, एल्केनाइन फॉस्फेट का क्या रोल है, 5' फॉस्फेट को रिमूव करना। वो रिमूव होगा तो आपस में जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा कब, जब हमारा डीएनए जो होगा वो फॉस्फेट लेके आएगा तब। तो यहाँ देखते हैं कि T4 सबसे बढ़िया है, एटीपी का बहुत जरूरी है, को फैक्टर में डीटीटी या रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। स्टिकी एंड ज़्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं। रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, जितना प्योर होगा उतना अच्छे से जुड़ेगा। तो ये सब किस में करते हैं, क्लोनिंग और लाइब्रेरी में यूज होता है, और गोल क्या है, हमेशा हाई यील्ड हो। तो हम लोग इतना कुछ देख चुके हैं। तो लाइगेशन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक सेंट्रल स्टेप है, बिना इसके हो ही नहीं सकता। अगर जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना हो, सीडीएनए लाइब्रेरी बनाना हो, कोई भी हार्मोन बनाना हो जैसे इंसुलिन हो या ग्रोथ हार्मोन बनाना हो, तो इसके लिए किसका जरूरी है,
या कोई थेरापेटिक जीन बनाना हो, जैसे जीन थेरापी में, सब में किसका जरूरी है? डीएनए लाइगेज का। डीएनए सीक्वेंसिंग से लेके सिंथेटिक बायोलॉजी तक हर जगह क्या होता है, इसका जरूरत पड़ता है। अब एक बार फिर से अगर इसको रिवाइज करें तो एफिशिएंसी की बात करें तो स्टिकी एंड क्या है, हमेशा एफिशिएंट है, और ब्लंट एंड क्या है, लो है। डायरेक्शनल क्लोनिंग की बात करें तो इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर लाइगेज रिक्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि ये आसानी से होगा तो कम एंजाइम में हो जाएगा, और इसके लिए ज़्यादा एंजाइम यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ अपना एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि डीएनए लाइगेज के क्या एप्लीकेशन है, तो जीन्स के लिए है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, डीएनए सीक्वेंसिंग, फंक्शनल जीनोमिक्स और सिंथेसिस बायोलॉजी में। तो आप एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमेशा पूछा जाता है। डीएनए लाइगेज क्या बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, हमेशा आता है। T4 डीएनए लाइगेज के लिए कौन सा कोफैक्टर है? एटीपी है। स्टिकी एंड लाइगेशन क्या है? सबसे आसान है। ब्लंट एंड लाइगेशन क्या है? बहुत एफिशिएंसी कम होती है, इनएफिशिएंट है। और सेल्फ लाइगेशन को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? डीफॉस्फोराइलेशन का यूज होता है, और उसमें किसका यूज करते थे? एल्कलाइन फॉस्फेट का। तो स्टूडेंट, इसी लेक्चर के साथ हमारा लाइगेशन इन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिक्स, उसके स्टेप्स, क्लोनिंग वेक्टर, जीन थेरेपी और आज लाइगेशन देख लिए, तो ये खत्म हो जाता है। तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन को पढ़ेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।